नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एनटीए यूजीसी नेट इन हिंदी चैनल पर। जहां मैंने बोला था कि यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसके आधार पे विधिवत कक्षाएं चलेंगी, जिसमें हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। तो उसका पहला जो टॉपिक है मैं लेकर आ चुका हूं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न जो आदिकाल का नाम है वो किस किस रचनाकारों ने क्या क्या नाम दिया है, रीतिकाल का नामकरण किसने क्या किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में कौन सी पद्धतियों का यूज हुआ है, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति का उपयोग किसने किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। है इतिहास दर्शन एवं काल विभाजन। इतिहास दर्शन का मतलब होता है कि इतिहास को लिखने में किस दृष्टिकोण और विचारधारा का यूज किया गया है। इसका विस्तृत व्याख्या मैनेजर पांडे ने अपने इतिहास ग्रंथ इतिहास एवं साहित्य दृष्टि में किया हुआ है। नीचे कुछ प्रमुख वक्तव्य हैं। शुक्ल जी ने पहले लिखे साहित्य के इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो इन जो हरे कलर में लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा कि ये शुक्ल जी ने पहले लिखे साहित्य ग्रंथों को कहा है। शिव सिंह सरोज के वृत्त संग्रह, इसको भी वृत्त संग्रह कहा है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन ने, जिस जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, इसको बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। तो याद रखिएगा किसको बड़ा वृत्त संग्रह कहा है, कवि किसको कवि वृत्त संग्रह कहा है और किसको प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो मिश्र बंधु विनोद के जो साहित्य है उसको कहा है प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में रीतिकाल के कवियों का जो परिचयात्मक विवरण लिया है वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की जो कई सारी पद्धतियाँ हैं उनमें पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। यह वर्णानुक्रम जो पद्धति है इसमें जो पहला वर्ड होता है नाम का, नाम के प्रथम वर्ड, जैसे अंकित है या फिर जैसे श्वेता है तो अंकित का ए, श्वेता का एस, या फिर शालिनी नाम है तो उसका भी एस। तो जब इसको वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार लगाएंगे तो अंकित का ए आएगा, श्वेता का यस आएगा। तो इस पद्धति का यूज करके जो रचनाकारों का कालक्रम विभाजित किया था वो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया था। गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ था इस्तवार द लिटरेच्योर हिंदुई हिंदुस्तानी, इसमें किया था। और शिव सिंह सेंगर ने किया था अपने जो उनका भाषा, उनकी जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज, जो 1883 में प्रकाशित हुआ था। कालानुक्रम पद्धति, उदाहरण के कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि जैसे जो काल होता है, रचनाकार की जन्म तिथि का जो काल होता है उसके आधार पर काल विभाजन, काल मतलब कि उसके आधार पर जो कालानुक्रम पद्धति होती है उसका यूज किया जाता है और इतिहास लेखन में कालक्रम के हिसाब से कवियों का विवरण दिया जाता है, जिसका उपयोग किया था डॉक्टर कह रहा हूँ डॉक्टर नहीं थे यार वैसे, डॉक्टर मिश्र बंधु वैसे होना चाहिए था इनको ना, काफ़ी महान लोग हैं बस फिर भी जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु हैं, ठीक है। तो दूसरा है, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति। इसमें तथ्य का संकलन और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन साहित्य इतिहास लेखन में सिर्फ तथ्य नहीं, साहित्य इतिहास लेखन में तथ्य से मतलब तथ्य से परे भी उसमें हमें व्याख्या और विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति का सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी ग्रंथ में सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके नहीं लिखा गया। लास्ट है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति जाति वातावरण क्षण को आधार सॉरी दोस्तों, विधेयवादी पद्धति जाति वातावरण और क्षण को आधार बनाकर लिखा जाता है। तो इस जो इतिहास, इस पद्धति का उपयोग रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इस्तेमाल किया है। काल विभाजन के नीचे मैंने एक कथन दिया है जो बहुत ही फेमस है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये है
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है, देख लीजिएगा, आता है। शुक्ल जी का काल विभाजन, ये याद रखिएगा, वीरगाथा काल उन्होंने रासो साहित्य के आधार पर किया था। जो आदिकाल में रासो साहित्य है, अभी पढ़ेंगे हम, इसके बाद आदिकाल ही आएगा इसके बाद। तो उसमें देखेंगे कि रासो साहित्य के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, जो 1050 से 1350 नहीं था, 1375 था। ये 1375 तो देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है, तो इसको सही कर लीजिएगा। 1050 से 1375 था, उसको वीरगाथा काल नाम दिया था। फिर भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, फिर अरिति काल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल दिया था, जो 1700। संवत को याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में संवत का बहुत महत्वपूर्ण है, संवत बहुत महत्वपूर्ण है। 1700 से 1900 में उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को नाम दिया। आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया। आधुनिक काल गद्यकाल है 1900 से 1984। अन्य क्या है, मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, जो 700 से 1444 है। माध्यमिक काल 1445 से 1680। अलंकृत काल, रीतिकाल का नामकरण इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया था, तो ध्यान रखिएगा, 1681 से 1889 तक। परिवर्तन काल 1890 से 1924। वर्तमान काल 1926 से अब तक। रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है वह है संधि काल 750 से 1000। विक्रम संवत। चारण काल है 1000 से 1375। भक्ति काल है 1375 से 1700। रीति काल है संवत याद रखिएगा, रीति काल जो 1700 से 1900। आधुनिक काल है 1900 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र का है आदिकाल 7वीं के मध्य से 14वीं शताब्दी तक। भक्ति काल 14वीं के मध्य से 17वीं मध्य तक। रीतिकाल 14वीं के मध्य से 19वीं के मध्य तक। आधुनिक काल है 19वीं के मध्य से अब तक। आधुनिक काल में भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं, 1857 से 1900। द्विवेदी युग को कहते हैं जागरण सुधार काल, 1900 से 1918। छायावाद काल को कहते हैं 1918 से 1936 होता है, कहीं कहीं 38 भी दिया जाता है, तो दोनों में से कोई गलत नहीं होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो 1936 और 38 दोनों लगा सकते हैं, वैसे दोनों एक साथ नहीं देंगे, या 1936 आएगा या 1938 आएगा। तो छायावादोत्तर युग है। प्रगति और प्रयोगवाद जो है 1938 से 1953 है। नवलेखन काल 1953 के बाद है। जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन एक बार देख लीजिएगा, कभी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि क्योंकि जॉर्ज गियर्सन ने 11 उपकाल विभाजन किया था, 11 भागों में बांट दिया था। उसमें से एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस नामकरण, इनमें से जो जॉर्ज गियर्सन ने नामकरण किया था किसका नहीं था। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, 11 नामकरण है उनके। तो पहला नामकरण मैं बता देता हूँ एक बार, इसमें लिखना मुमकिन नहीं था क्योंकि काफ़ी बड़ी स्लाइड हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता इतना बड़ा लेक्चर, और ये काफ़ी बोरिंग है इतिहास लेखन। तो पहला जो है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक। फिर उन्होंने दूसरा जो नामकरण किया वो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां किया तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवा है 18वीं शताब्दी। और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो एक और यहाँ तथ्य लिखा हुआ है, जो स्टार इस पूरे स्लाइड में जो स्टार लगाकर हो ना, उसको जरूर याद रखिएगा। बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया। का नामकरण, रीतिकाल का नामकरण ये दिया हुआ। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये थोड़ा याद रखिएगा। आधार काल सुमन राजे ने कहा। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने किया। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने किया। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल ने किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में
भारतेंदु युग जो आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। मिश्र बंधु ने इसको वर्तमान काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान कहा, जो 1925 से 1950। नई धारा प्रथम उत्थान और इसका काल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। द्विवेदी युग, इसको जागरण सुधार काल की संज्ञा दिया जाता है और शुक्ल ने इसको नई धारा द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 कहा है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जो इतिहास लेखन और काल विभाजन में कोई आवश्यकता नहीं है और इससे इतर आएगा भी नहीं। तो इस जो लेक्चर है आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें कुछ गलतियां हों उसको आप सुधार भी सकते हैं। कोई सुझाव है फिर भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, उस पर मैं भी ध्यान दूंगा। तो धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और जो भी देख रहा है इसको आगे ज़रूर बढ़ाइए। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको हार्ड कॉपी पे लिख पाएँ तो लिख भी लीजिएगा। नमस्कार।